स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। अंधी पीसती है संतोष सिंह धीर। टांगों, बाहों, सिर और कंधों पर भालों गंडासों के अनगिनत घावों के कारण असह्य पीड़ा और टीस अनुभव करता 8 नंबर का मरीज अर्जुन उठ बैठने की कोशिश में एक बड़ी गाली देकर बुड़बुड़ाने लगा। यदि मेरे बस में हो तो गोली से उड़ा दूं धर के सबको। सबके सब तेल डालकर फूंकने लायक हैं मेरे साले के। छोटे बड़े 36 जख्मों से छिदा खोखलवाने का बांका अर्जुन 1.25 महीने से चारपाई पर पड़ा था। वह तंग आकर दुखी हुए दिल से बोल रहा था। फिर भी उसकी गालियां सुनकर दूसरे सिरे तक वार्ड में पड़े मरीज हंस पड़े। जिनके घाव स्पर्श मात्र से दर्द करते थे और जो हंस नहीं सकते थे वे भी हंस पड़े। सबके हंसने से उसके चेहरे से भी पीड़ा के बड़े बल साफ हो गए और उसकी आंखें खिल उठीं। उसी समय सामने के 5 नंबर के बेड से इंद्र सिंह का भाई उसके मुंह में निवाले डालना छोड़कर कमजोर कोहनियों पर कांपते अर्जुन को देख झट उसकी तरफ आ गया और उसे बिठाकर तह की हुई रजाई उसके पीछे रख पाट उसे पकड़ा दिया। एक झूठ नहीं, बड़ी ही धीमी और करुण आवाज में सहारे से पीठ टेके अर्जुन की ओर देखता इंद्र सिंह बोला। रेल के नीचे आकर उसके दोनों पांव कट गए थे। सारी की सारी रेल उसके ऊपर से गुजर गई थी। बस उसका भाग्य था कि उसकी जान बच गई, नहीं तो बोटी बोटी कट जाती। पिछले 2 महीने से अस्पताल के पलंग पर बेजार पड़ा वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था। कई बार वह आंसुओं के बिना ही रो लेता। अच्छा होता मैं मर जाता, अब जीता रहकर क्या करूंगा, पैर ही न रहे मेरे जब। 50 वर्ष की आयु में उसके पांव कट गए थे। वह 7 पुत्रियों और 2 पुत्रों का पिता था। बड़ा लड़का तो बेचारा भगत ही था और दूसरा लड़का जो सबसे छोटा था उसके जवान होने में अब देर न थी। बड़ी 2 लड़कियों की ही शादी हुई थी। बाकी ढेर सी लड़कियां अभी पड़ी थीं कि उसके पांव कट गए। वह सारा दिन निराश आंखों से वार्ड की दीवारों और छत को देखता रहता। कभी भी किसी से खुलकर नहीं बोलता था। केवल अर्जुन के साथ ही कभी हूं हां कर लिया करता था क्योंकि दोनों के पलंग आमने सामने थे। दोनों लंबे दिनों के मरीज थे और दोनों को ही अभी और काफी दिन यहां रहना था। मैंने कहा, भाड़ में झोंकने लायक है सारा आमला। इंद्र सिंह। लाल कंबल में पाट लेकर इंद्र सिंह की तरफ देखता अर्जुन कहने लगा, तिनका तोड़ने का भी कष्ट नहीं करता कोई, और तो और साला भंगी भी कम नहीं, जैसे अफलातून का बच्चा हो। हरामी अपने आप को सिविल सर्जन का बाप समझता है। सुबह से 40 बार कहा है, भाई मुझे उठाकर पेशाब करा जाओ, लेकिन सुनता ही नहीं। क्या कहता है, यह तो ड्यूटी है उसकी। 6 नंबर से अखबार आंखों के आगे से हटाकर नए आए सरदार सुखवंत सिंह ने पूछा, जिनका कल कोई छोटा ऑपरेशन हुआ था और जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर बताए जाते थे। अब तक इस सारी बातचीत पर वह अखबार के पीछे धीरे धीरे मुस्करा रहे थे, पर अब वह भी उसकी बातों में आ शामिल हुए। कहना क्या है सरदार जी, बस टाल मटोल, उसने खिली हुई आंखों से देखकर कहा, जिनके कोनों पर कौए के पंजों की तरह झुर्रियों का जाल खींचा हुआ था। टेढ़ी टांग घुमाता साला इधर उधर घूमता रहता है, करता कछ नहीं। सामने पड़े सरदार जी को हल्की हंसी आ गई, साथ ही दर्द की छोटी सी लहर उनके चौड़े चौकोर माथे पर रेखाएं बिखेर गई। सच्ची बात है, पर 10 नंबर के बेड पर सीधा पड़ा पहलवान बोला, जो 4 दिन हुए गांव की एक लड़ाई में चोटें खाकर आया था। नीचे वाले भी कटी उंगली पर नोन नहीं डालते, ऊपर वालों की तो कोई बात ही नहीं। वह कहता गया क्योंकि अब तक वह भी उसके स्वभाव से परिचित हो चुका था। ऊपर वाले तो बल्कि अच्छे हैं। हाजियों जैसी काली और कतरी हुई दाढ़ी में सहज स्वभाव से खुजलाते हुए अर्जुन ने कहा, पर भंगी तो बड़ा ही हरामी है। गुरबचन भंगी अर्जुन के निकट ही कहीं बाहर बरामदे में सफाई कर रहा था और जालीदार खिड़की में से उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वैसे तो सभी मरीजों की चिड़चिड़ करने की आदत होती है और यहां सभी नवाब बन बैठते हैं, पर अर्जुन तो कुत्ते की तरह हमेशा भौंकता रहता था। सारे मरीज इसी ने बिगाड़ दिए थे, तभी तो साला गांव के पट्टीदारों से कंधे टुड़वा कर आया है। धीरे से जाली का दरवाजा छोड़ते हुए वह लंगड़ाता जल्दी जल्दी वार्ड में आ गया और अर्जुन की ओर बढ़ता हुआ कहने लगा, ओह
तू क्या बकता रहता है सारा दिन अर्जुन? तुझे कहा नहीं था कि अभी आता हूं? तू तो 1 मिनट में आसमान सिर पर उठा लेता है। आओ, पकड़ाओ, पाट फेंक आऊं। हाँ, बेकार जबान चलाता रहता है सारा दिन। उसने कटी हुई दाढ़ी के ऊपर घुट्टे सिर को हिलाया, जिस पर से नीचे गर्दन तक पट्टी बंधी हुई थी। ओह, अब आए हो ना? आसमान उठा लेता हूं। 2 घंटे हो गए। मेरी जान निकल रही थी। लो पकड़ो। हाँ। अर्जुन ने बात को हंसी में ले जाकर बर्तन उसे पकड़ा दिया। मैं डॉक्टर से कह दूंगा, सारा दिन गालियां देते हो। कृत्रिम क्रोध से बुड़बुड़ करता, जोर से दरवाजा बंद करता गुरबचन बाहर निकल गया। कह दे, जिससे कहना है, लगा ले जोर, कलेक्टर बना है। अर्जुन कमजोर और दयनीय था, पर दिन स्वस्थ होने के हौसले में थोड़ा अकड़कर झूठी डॉट के साथ इतने ऊंचे स्वर में बोला कि बरामदे से परे शौचालय की ओर जाता गुरबचन अच्छी तरह सुन सके। जो न देखा सो ही भला। इंद्र सिंह के बड़े भाई चनन सिंह ने उसकी छाती पर कंबल ठीक करते हुए अर्जुन की बात का एक तरह से समर्थन किया और फिर झूठे बर्तन साफ करने के लिए वह बाहर चला गया। बाहर से अर्जुन के लिए खूब खड़ी चाय बनाकर लोटे पर लोटा रखे उसकी पत्नी आई। डोली के पास पाकर वह चाय का लोटा रख रही थी कि एक बड़ी सी गाली देकर सबसे छिपाकर अर्जुन उसे घूरने लगा। कहाँ मर गई थी तूरी? इतनी देर हरामजादी कृत्ती है। ऐसा लगता था कि वह आंखों से ही उसे खा जाएगा। बंतों को न तो गाली लगी और न घूरना ही। अपना पीला सा मुंह ऊपर उठाकर आंखों से मंद मंद मुस्कुराती वह कटोरी में चाय उंडेलने लगी। चाय बनाकर ही तो आती। लड़का बैठा रहा पैरों पर देर तक। चाय की कटोरी उसके होठों के पास करती वह धीमे धीमे बुड़बुड़ाई। लड़के को दबा देती खड्ड में मेरे साले का। गरम घुट नीचे करता वह फिर घुड़का। हाँ हाँ, मैं पेशाब करने को तंग बैठा रहा। बंतो कुछ न बोली। वह अपने पति के टेढ़े स्वभाव से परिचित थी। सिलगट निकाल, अर्जुन ने धौंस के साथ हुक्म दिया। डिब्बे में से सिगरेट निकालकर बंतो ने आप उसके होठों में पकड़ाई और फिर उसे जला दिया। 2-3 कश खींचने के बाद बंतो ने सिगरेट अपनी उंगलियों में ले ली। अब थोड़े थोड़े समय पश्चात बंतो उसके होठों से सिगरेट लगा देती और अर्जुन कश खींचकर धुआं छत की तरफ उड़ा देता। उसकी दोनों बाहें दुश्मनों ने तोड़ दी थीं, जिनके ऊपर पट्टियां बंधी हुई थीं। वे अभी किसी ओर हिल नहीं सकती थीं। अपनी तरफ से तो दुश्मन बाहें काट कर ही गए थे। अफीम की गोली के ऊपर खड़ी चाय और उसके ऊपर सिगरेट, अर्जुन का नशा कुछ खिल गया। एक लंबा कश खींचकर सिगरेट को सिरे तक जलाकर तसल्ली के साथ धुएं को सरसरी छोड़ता वह बोला, लड़का कहाँ है? बरामदे में खेलता छोड़कर आई थी। जाओ, उसे लेकर आओ। हुक्म हुआ। छोटे बड़े कई बर्तन कपड़े में बांधकर बंतो बाहर चली गई और सफेद दूध सी पोशाक में स्प्रिंगदार दरवाजे को धीरे से बंद करती नर्स अंदर आ गई। माथे पर रौब की हल्की सी सिकुड़न और कंधों के ऊपर फैल रहा चौड़ा बगले सा सफेद स्कार्फ, जिसने आधा सिर और उसका भारी और शानदार जूड़ा ढक लिया था। वार्ड के फर्श पर नाज से चलती वह मेज की तरफ जाने लगी। एप्रन के घेरे के नीचे सफेद मोजों में भरी और गोल पिंडलियां हल्के हल्के थिरक रही थीं। सारे वार्ड पर मानो हुस्न की छाया पड़ गई। आसपास मानो एक लपट सी उठने लगी। दूसरे सिरे पर 6 नंबर के पास पहुंचकर मेज के ऊपर उसने कागज रखे, फिर वापस 1 नंबर से बारी बारी टेम्परेचर ले वह चार्ट भरने लगी। 4 नंबर के बेड के पास जब वह आकर खड़ी हुई तो अर्जुन ने मुंह खोल ही दिया। कोई मच्छरों का बंदोबस्त तो कीजिए बीबी जी, नित्य कहते हैं आपसे, एक पल को आंख नहीं लगती। सारी रात कानों के पास बीन बजती रहती है। हमें तो फाड़ फाड़ के खा गए मेरे साले के। उफ, ओ ससुरे। धारियों वाले सूट में पड़े सरदार ने जबान काटी। कमबख्त कितना अशिष्ट है, न अदब न सलीका। आंखों के आगे अखबार करता वह दिल में खिसिया गया। आज दवा छिड़कती हूं सारी जगह। सिकुड़न उसके माथे पर उसी तरह पड़ी रही। मच्छर यहां है ही बहुत। मूर्ख अर्जुन की गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हुए वह अपने प्रवाह में कहती गई, दवाई तो मिलती नहीं वार्ड के लिए पूरी, ऊपर से हुक्म देते रहते हैं, मक्खियाओं मारो
मच्छर मारो, दवाइयां कोई नहीं देता। सुना सुनाकर कहते हुए उसने जरा मुंह बनाया और साथ ही कनखियों से 6 नंबर की ओर देखकर ऊंची पर सुरीली बोली में आवाजें देने लगी। जगत सिंह, बंसीलाल, ओ गुरबच्चन। उसका अभिप्राय था कि कोई जना अंदर आ जाए, कोई भी। जगत सिंह वार्ड का नौकर था, बंसीलाल ऑपरेशन थिएटर का नौकर था और गुरबचन स्वीपर था, भंगी, जिसकी जिम्मेदारी वार्डों बरामदों को साफ रखने से लेकर नर्सों, कंपाउंडरों के बच्चे खिलाने, साग सब्जी लाने, डॉक्टरों और सर्जनों के बूट साफ करने और वार्ड के मरीजों के मलमूत्र साफ करने तक थी। नर्स की आवाज पर न जगत सिंह बोला, न बंसीलाल चौंका। जहां एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा हुक्म करने वाला होता है, वहां हर किसी का दिल थोड़ा बहुत अपने आप को हाकिम समझने और प्रदर्शित करने का होता ही है। बंसीलाल समझता था कि जगत सिंह उसके नीचे है। जगत सिंह सोचता था कि नर्सें उसके अधीन हैं। नर्सों के विचार थे कि डॉक्टरों को छोड़कर वे हर किसी से काम ले सकती हैं। पर गुरबचन स्वीपर को इस तरह का कोई भ्रम नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि जितनी भी यह दुनिया है, सारी उससे ऊपर है और वह किसी से भी ऊपर नहीं है, और इस बात का बदला वह सबकी अवहेलना करके लेता था। लेकिन इस समय सुबह सुबह होने के कारण प्रीतपाल नर्स की उसने अवहेलना नहीं की और बाईं टांग से लंगड़ाता वह अंदर आकर पूछने लगा, हाँ, क्या हुआ? ओ, जरा जाकर फौरन फ्लिट ले आ, मच्छर मारे, बंसी के पास पड़ी है। बंसी के पास फिल्ट नहीं है, बीच ही में उसने बात काट दी। फिर कहाँ है? अगर उसके पास नहीं है, टाल रहे हो? उसने थर्मामीटर को झटक कर 5 नंबर बेड के पास आते हुए सख्त होकर कहा, नहीं जी, सौंह गऊ की टालता नहीं, मेडिकल वालों के पास गई हुई है, झूठ नहीं कहता। बिना आंख नीचे किए उसने डीठ होकर कहा, सर्जिकल वार्ड की चीज मेडिकल वाले क्यों ले गए? ले ना जाए, वे तगड़े हैं, जो तगड़ा होगा ले जाएगा। साला, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। अर्जुन उसके मुंह की ओर देखता आखिर हंसने लगा। अच्छा, राउंड हो चुका है या नहीं? नर्स बेचारी ने बात का रुख मोड़कर अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए पूछा। क्या पता, यह उल्लू का चरखा ऐसे ही कोई गुस्ताखी कर बैठे, उसे तो 6 नंबर पर पड़े पेशेंट का लिहाज मारे जाता था। राउंड? वह थोड़ा चौंका और फिर मुंह खोलकर खड़ा रहा। उसे याद ही नहीं था कि आज राउंड हो चुका है या नहीं। तभी बड़ी ही प्यारी और सत्कार भरी आवाज आई, नहीं सिस्टर, अभी तक नहीं आए राउंड करने डॉक्टर साहब। 6 नंबर के बेड से अखबार को हटाकर स्वच्छ आंखें उसकी तरफ देखने लगी। जी, एकदम चौड़े और सुंदर माथे पर से झूठे रौब की बनी सिकुड़ने साफ हो गईं और उसके स्थान पर कानों तक सच्चा हुस्न दौड़ गया। हाँ हाँ, उसने एक अदा से घड़ी देखी और प्रकटतः अपने आप को, पर भीतर से किसी और को सुनाने के लिए जरा मुंह बनाकर बोली, अभी तक राउंड नहीं हुआ आज, 10:15 तो हो चले हैं। दरवाजे का स्प्रिंग चीखा। बगल में लड़का संभाले मैले कुचैले कपड़ों वाली बंतु आ रही थी। नर्स यद्यपि जानती थी कि यह अर्जुन की पत्नी है, सबके उस्ताद की, फिर भी उसने निर्लिप्त भाव से कड़ी होकर कहा, बीबी, बाहर रहो, बार बार दरवाजा न खोलो, गंदगी आ रही है, मक्खियां आ रही हैं। दिल में उसे ख्याल था कि क्या कहेंगे देखने वाले कि यही उसका प्रबंध है, पर बंतु बिना उसकी ओर ध्यान दिए अंदर चली गई। वह जानती थी कि यहां तो बर्राते ऊंट ही लगते हैं। सब चाट भरकर नर्स मेज के निकट कुर्सी पर बैठ गई और टोकरी में से स्वेटर निकालकर घुरे डालने लगी। खाली बैठा क्या आदमी मक्खियां मारे जाए? दरवाजा फिर चीख पड़ा। प्रोफेसर साहब का कोई दोस्त फलों का लिफाफा पकड़े आ रहा था। शांति से सलाइयां घरे डालती गई। दरवाजा फिर चीख पड़ा और बार बार चौखट पर ठक ठक बजने लगा। कितने से लोगों का समूह अंदर घुसा आ रहा था। भाई, अंदर मत आओ, आना ही है तो एक बार ही नहीं, बारी बारी आओ, एक एक कराओ, समझ भी जाया करो। तेज हाकिमाना आवाज में वह बोली। किंतु समझ किसे थी? गांवों के साधारण लोग कभी कभी ही तो ऐसी जगहों पर आते हैं। भीड़ भाड़ में ही वे अपने अपने आदमियों के पलंगों के पास खड़े हो गए। कुछ नहीं भाई,
आराम आ जाएगा। दुख आते हैं घोड़े की चाल, जाते हैं चींटी की चाल, आने वाले मरीजों का हौसला बढ़ाते थे। दरवाजे की ओर दृष्टि करके एकदम अर्जुन कहने लगा, लड़का संभाल लो मेरे पेट से, एक फूंक लगवाकर सिलघट बुझा दो झट से। उसने पास खड़ी बंतों को संकेत किया। सामने धीरे धीरे बगल में गठरी दबाए उसकी सांस चली आ रही थी। नाती को प्यार देकर गोद में लेती बुढ़िया कांपते मुरझाए हाथों से दामाद का सर सहलाने लगी। क्या हाल है मल्ल, अब तुम्हारी चोटों का? माथा झुकाकर प्रणाम करता अर्जुन बोला, अब तो अच्छा हूं पहले से बेबे, अब तो मैं बच गया समझ, अब मैं नहीं मरता। शुक्र है पुत्र। बुढ़िया ने पाटी छूकर माथा नवाया। वाह गुरु तुझे उम्र दे, कुछ लिया दिया आ गया सामने, नहीं बाकी कुछ न छोड़ा था हरामियों ने। कोई नहीं बेबे, तू कुछ फिक्र न कर, जरा हड्डियों में जोर आने दे, देखना एक एक को काट के छोड़ूंगा। वे काहे पुत्र, जो कोई करेगा आप ही भरेगा, अब तू बैर न करना। ना बेबे, बदला तो मैं जरूर लूंगा और सीना ठोंक कर लूंगा। बुढ़िया चुप करके देखती रही, आगे कुछ न बोली। अर्जुन की उलटी मति से उसका कलेजा दहल रहा था। रुककर अर्जुन फिर बोला, और तो मुझे किसी पर ज्यादा गुस्सा नहीं, पर सरवण को नहीं छोड़ूंगा। उसने भाई बन के दगा दिया। आना था तो ललकार के आता, मैं तो उस समय नशे में धुत आ रहा था। बुढ़िया ने एक आह भरी और फटी हुई नजर सारे कमरे में दौड़ाने लगी। हे वाह गुरु, उसके मुंह से निकल गया। कितने बड़े बड़े जवान अस्पताल के पलंगों पर लाल कंबल ओढ़े गर्दनें गिराए पड़े थे। दुखों का अंत नहीं, उसने दर्द भरे स्वर में कहा, और एक क्षण के लिए उसे लगा कि सारी दुनिया बीमार पड़ी हुई है। फिर उसकी दृष्टि घूमकर नर्स पर आ रुकी। रूप और जवानी, ऊपर से सुंदर सफेद कपड़े देखकर वह हक्की बक्की रह गई। लइकुड़े, यह भी तो किसी की लड़की है। हाँ भाई, क्या पार है दुनिया का। उसने नर्स और अपनी लड़की के बीच पूरी एक दुनिया का अंतर जानकर दिल में कहा, अब तो बहुत हो चुका था, इससे अधिक और हो भी क्या सकता था। डॉक्टर अभी आ जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जिम्मेदारी तो उसी की है सारी। और नर्स ने अब पूरी तरह कठोर होकर ऊंचे स्वर में कहा, भाई एकदम वार्ड खाली कर दो सब, कोई न रहे अंदर, फौरन बाहर हो जाओ, डॉक्टर आने वाले हैं। हल्की सी सिकुड़न फिर उसके माथे पर आ गई। सब धीरे धीरे खिसकने लगे। प्रोफेसर का दोस्त चप्पलें पटकता सीटी बजाने लगा। अर्जुन की सास गठरी में से सिवई और आटा खोलती अपनी बेटी के साथ बाहर चली गई। आज डॉक्टर लेट है शायद, कलाई को देखकर नर्स ने कहा। कौन सा खास वक्त तय होता है उनका? वह अपने ही आप लेकिन जैसे किसी को सुनाकर बोली। बाहर बरामदे में परे बूटों की खटखट हुई। जानी पहचानी पदचाप थी। डॉक्टर आ गए हैं शायद। सलाइयों के ऊपर स्वेटर लपेट टोकरी में फेंकती वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जगत सिंह दौड़कर फ्लाई किलर हाथ में पकड़े जल्दी जल्दी वार्ड में मक्खियां मारने लगा। बंसीलाल बरामदे में तेज तेज घूमने लगा और वही गुरबचन फ्लिट लेकर वार्ड की दीवारों पर DDT के फव्वारे छोड़ने लगा। अर्जुन मुस्करा पड़ा। 100 मारे जो जोर से मेरे सालों को, गिने एक ना, अब आना है ना बाप ने। धीरे से होंठों में वह बुड़बुड़ाया। झट दरवाजा खोलकर स्टेथोस्कोप गलों में डाले प्रफुल्ल प्रसन्न चेहरों वाले डॉक्टर अंदर आ गए। सिविल सर्जन, साथ में डॉक्टर कुंवर सेन और सर्जन इंद्रजीत। हाथ जोड़कर सलाम करता सारा अमला पीछे हो लिया। शहद सी मीठी बोली में हालचाल पूछते हुए बारी बारी मरीजों के पास खड़े होते जाते थे। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ हो तो बताइए, वे हर किसी से पूछते। नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं, अर्जुन ने उत्तर दिया था, पर उसी समय दिल में यह भी कह रहा था कि तकलीफें तो बहुत हैं डॉक्टर साहब, पर आपको बताकर भी क्या कर लेंगे, काम तो फिर तुम्हारे इसी अमले से पड़ना है। राउंड खत्म होने लगा। डॉक्टरों को एकाध सलाह सिविल सर्जन ने दी। दरवाजे के सामने पहुंचकर अपने अफसर के सामने डॉक्टर ने अमले को थोड़ा सा कसा और फिर सब चले गए। जगत सिंह ने आंख मारी, बंसीलाल खांसा, नर्स ने कुछ मुंह बनाया, गुरबचन हंस पड़ा और फिर समझो
चारों तरफ अपना राज हो गया। दरवाजा फिर बजा। बर्तन लाओ भाई दूध वाले। बाल्टी और डिब्बा पकड़े काका बावर्ची ने आवाज दी। ओ, धीरे धीरे दरवाजा छोड़कर। काका सिंह, कितनी बार कहा है तुझे? तेवर डालकर नर्स बोली। अच्छा अच्छा, आगे ख्याल रखूंगा, काका ने उत्तर दिया। प्रोफेसर ने नाक सिकोड़ा। कैसे बदतमीज हैं ये। मैंने आपसे कहा नहीं सरदार जी। सामने बैठा अर्जुन हंसा। डोली में से मरीज बर्तन निकालने लगे। जब अर्जुन के बर्तन में दूध पड़ने लगा तो उसने डांटा, बड़ी जल्दी आ गए, यह दूध पीने का वक्त है? 11 बजे घंटे में रोटी लेकर आ खड़े होंगे। क्या करें, ठेकेदार जब दूध लाए तभी तो मैं लाऊं, मैं क्या अपना सिर फोड़ूं? लड़ने की तरह बावर्ची बोला। अगर तुम्हारे दूध पर रहें तो हो गए ठीक। अच्छा अच्छा, अब ले लो, और न लेना हो तो न लो। लौटे में दूध डालता काका बावर्ची कहता गया। स्प्रिंग वाले किवाड़ एक पल को कब्जों पर रुक गए। ड्रेसिंग करने वाली पेशेंट ट्राली अंदर आ रही थी। पट्टियां कराने वाले, हो जाओ भाई तैयार। ट्राली के पीछे से पतले और मेंढक जैसे रंग वाले करम सिंह कंपाउंडर ने लंबी आवाज लगाई। आ गया यह कसाई। अर्जुन थोड़ा बुड़बुड़ाया। करम सिंह कंपाउंडर उसे बहुत बुरा लगता था। वह इतना बेरहम था कि सीधे सुआ हड्डी में घुसेड़ देता। पट्टी करता चुभा चुभा कर। और भी कई कंपाउंडर थे, पर पता नहीं वह क्यों ऐसा था। इंद्र सिंह के पलंग के पास ट्राली आकर रुक गई। आज उसकी पट्टी थी। क्या हाल है इंदर सिंह? इंद्र सिंह की टांगों के कटे हैं ठूंठों पर से जल्दी जल्दी पट्टी खोलते हुए करम सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा। अच्छा है। वह होंठों में से कहने ही लगा था कि जख्म पर से रुई उखड़ने से उसकी सी निकल गई। तू ऐसे सीसी न किया कर इंद्र सिंह, रहने दे अब नखरे को, अब तो तू अच्छा भला है। रूखे और खुरदरे लहजे में करम सिंह ने ऊंची आवाज में फटकारा। इंद्र सिंह नाक सिकोड़कर पीला चेहरा गिराए पड़ा रहा। गंदा मांस काटने के बाद जख्मों पर फाहे रखकर करम सिंह कहने लगा, ले भाई जगत सिंह, अब बांध दे पट्टियां। बांध दे अब तू ही, यानी? जगत सिंह ने उत्तर दिया। क्यों? मैं क्यों बांधूं भला? ड्यूटी मेरी है या तेरी? मेरा काम तो सरदार जी सिर्फ दवाई लगाना है, पट्टियां बांधना तुम्हारा काम है। वाह सरदार जी, कौन कहता है कि मेरा काम है? जगत सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा। मैं कहता हूं भाई, तेरा ही काम है, जिससे मर्जी पूछ ले। अच्छा तो फिर मैं पूछ के ही बांधूंगा। हाँ, अपना काम तू कर, अपना काम मैं करूं, वह बुड़बुड़ाया। इंद्र सिंह बेचारा चुपचाप पड़ा सुने जा रहा था। क्या बकवास है यह, प्रोफेसर ने दिल में कहा। शर्म से प्रीतपाल का मुंह लाल हो गया। क्या कहेंगे देखने वाले? कुर्सी से उठकर वह आगे बढ़ती कहने लगी, भाई आप ऐसे ही झगड़ते रहें। लाओ मैं बांध देती हूं पट्टी, मेरी ड्यूटी समझ लीजिए। कहते हुए वह कलियों की तरह हंस पड़ी और इंद्र सिंह के जख्मों के ऊपर दया भरे दिल के साथ उसके हाथ झुक गए। 12:30 हो चुके थे। पहली पाली समाप्त थी। रोटियां लो भाई रोटियों वाले। पशुओं को हाँकने की तरह कंधे से टोकरी टांगे काका बावर्ची आकर बोला। दरवाजे की ओर गर्दन नीचे किए भीतर ही भीतर वह संकुचित हो रही थी। उसे लगता था कि ड्यूटी वाला यह वार्ड जैसे उसका अपना घर हो और घर के अंदर कोई मेहमान पड़ा हुआ है और मेहमान के ही सामने जाने क्या कुछ हुआ जा रहा है। कैदियों फकीरों की तरह रोटियां पकड़ाकर काका बावरवी चला गया। अर्जुन बोला, क्यों सरदार जी, झूठ है कोई मेरी बात? धीमे से प्रोफेसर हंसा। दूसरी पाली शुरू हुई थी। लगभग 4 बजे आकर करम सिंह कंपाउंडर बोला, तैयार हो जाओ भाई पेंसिलिन वाले। लंबी सुई उसके हाथ में थी। 9 नंबर के बेड के पास खड़े होते उसने ऊंची आवाज में कहा, लाओ भाई टीका दीपे का। हड़बड़ाकर 9 नंबर के पलंग से एक बुढ़ा उठा, जिस पर लगभग 8 वर्ष का एक लड़का माथे पर पट्टी बांधे करवट से पड़ा हा था। है जो, उसने घबराकर कहा।
दीपा उसका पोता था जिसे कुत्ते ने काट खाया था और गोदी में उठाकर उसको वह अस्पताल ले आया था। जब वह कुछ न समझा तो करम सिंह और ऊंची आवाज में बोला, ओए, पेंसिलिन लगेगी इसको, अकेली पट्टी ने कुछ नहीं करना। टीका नहीं मंगवाया अभी? अच्छी भली पर्ची दी है, लेकर आओ बाजार से अभी, जो जल्दी आराम चाहते हो, और इसे जगा दो। कहते हुए वह आगे बढ़ गया। क्षण भर बूढ़ा देहाती चुपचाप बैठा रहा। वह सोच रहा था, जहां महल जैसा अस्पताल है वहां दवाइयां भी तो होंगी ही। फिर वह कंधे पर कपड़ा रखकर जूता टटोलने लगा। लेट जाओ अब, जवान। सुई में से बारीक सी धार हवा में मारते हुए 7 नंबर से करम सिंह बोला। हाय, ओ मार दिया। एकदम चिहक कर आदमी चीख उठा। रहने दो, हाय क्या करते हो? क्या यह कोई भाला है? लो पकड़ो, बस इतना ही काम था। सुई निकालकर करम सिंह जल्दी जल्दी फाहा मलने लगा। बांह चढ़ाइए ऊपर, सरदार जी, ऊंचे स्वर में कहते हुए करम सिंह ने प्रोफेसर की ओर सुई की। इसी तरह कई लोगों को सुई लगाकर वह चलता बना। पता नहीं ये लोग हमें बहरा क्यों समझते हैं। जो भी बोलता है ऊंचे स्वर में ही बोलता है, धीरे से प्रोफेसर ने कहा। मैंने आपको कह दिया था सरदार जी, मैं तो 100 की एक जानता हूं, गंडा सा ले पकड़ और गाजरों की तरह कचर कचर बस एक तरफ से काटता चला जाए। ऐसे ले खबर इनकी और कुछ न कहे मेरे सालों को। दूर तक हंसी की एक लहर गूंजने लगी। 10 नंबर से पहलवान बोला, ओ अर्जना। ओए हाँ, उसने उत्तर दिया। ओए, अभी तेरा पेट नहीं भरा गंडा से चलाकर? उसने मजाक करते हुए कहा। उसे पता लग गया था कि उसकी तरह ही अर्जुन भी गांव से मार खाकर आया है। ओए, हम क्या समझते हैं इन बातों को, पहलवान। इधर पड़ी उधर भूल गए। इतनी सी मार तो हमारी खाई पी रोटी है। देखिए सरदार जी, मील भर होऊंगा गांव से बाहर, जब मारा मुझे और चलकर आप ही मैं अपने घर आ गया, चाहे गिरता पड़ता ही आया। तुम्हारी तरह नहीं कि 4 आदमी खटिया उठाकर लिए आ रहे हैं मां के पहलवान को। पहलवान हंस पड़ा, कई और भी हंस पड़े और इंद्र सिंह भी मुस्करा पड़ा। एकदम जगत सिंह दरवाजे की ओर भागा भागा आया और झट जाली के किवाड़ कब्जों पर चीखते रुक गए। कहीं किसी गांव में गोली चल गई थी और खून से भीगे कपड़ों के साथ स्ट्रेचर पर जख्मी आ रहा था। सारा अमला, डॉक्टर और पुलिस वाले साथ थे। पल भर के लिए सारे वार्ड में सन्नाटा छा गया। केस गंभीर था। 3 नंबर के बेड पर नया मरीज डाला गया। यह बेड आज ही खाली हुआ था। डॉक्टर के पांव छूकर उसका एक संबंधी गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर जी, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं जिम्मेदार हूं। अब इसे बच गया समझो। छर्रे निकल गए हैं, जख्म सी दिए हैं, ऐसे ही क्लोरोफार्म की बेहोशी है। फिक्र की कोई बात नहीं, हां, समझे? चुप्पी अभी तक वैसी ही थी। अच्छा भाई, अब सारे हटो, कोई इसे न बुलाए। कंधे हिलाकर डॉक्टर ने संबंधियों से कहा और आप भी वहां से चला गया। अर्ध चैत्र की गहरी खामोशी चारों तरफ सोने लगी तो नए आए मरीज के जख्मों में दर्द जागने लगा। क्लोरोफार्म की बेहोशी धीरे धीरे दूर हो चली थी। 1-2 रातें उसकी हालत विशेष ध्यान की मांग करती थी। उसके लिए डॉक्टर एक बार फिर वार्ड में आया था। 9 साढ़े 9 हो चुके थे, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। नींद आज किसी को आती भी कैसे? 3 नंबर के ऊंचे ऊंचे डकराने की आवाजें सारे वार्ड में सुनाई दे रही थीं। बाहर घास पर चौकड़ी इकट्ठी हो गई। जगत सिंह अटेंडेंट, बंसीलाल ऑपरेशन वाला, करम सिंह कंपाउंडर, काका बावर्ची और गुरबचन स्वीपर सारी सीमाएं तोड़ ताड़ कर खुली रात में आ बैठे थे। उनमें से कई की आज नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। सारी बातें छोड़कर जगत सिंह ने मतलब की कही, क्यों भाई बाबू करम सिंह, तनख्वाह आई कि नहीं अभी? अभी कहाँ आई तनख्वाह? करम सिंह ने मुंह लटकाया। बंसीलाल बोला, देख लीजिए अंधेर, जनवरी की अभी तक नहीं आई। आज मार्च की 21 जा रही है। इसे कहते हैं अंधेर गर्दी। अंधे की कलम में ताकत नहीं मालूम होती, उसने सिविल सर्जन को कहा, जिसकी ऐनक पर बहुत मोटे शीशे थे। अभी कई 21 गुजरेंगी बेटा,
ये कांग्रेस का राज्य है, तू चिंता क्यों करता है? तेल देख, तेल की धार देख। लेखराम ने हंसकर कहा। सिविल सर्जन का क्या है भाई, 1000 डकारता है, वह तो बैंक में से निकाल निकाल कर खाता जाएगा। मुश्किल तो हम गरीबों के लिए है, 60-60 वालों के लिए। काका बावर्ची बोला। फिर एक कह कहा उठा। एक पल बाद काका बोला, हाँ, आज वाला वह मरीज कहाँ से आया है जिसकी गोली निकाली गई है जांघ में से? छठ करम सिंह उठ खड़ा हुआ। लो भाई, मैं काम भूल गया एक। और अगले क्षण वह जा चुका था। वार्ड में सब ठीक ठाक था। कराहने की आवाजें धीमी होते होते अब दब गई थीं। 10:30 से ऊपर का समय था। 3 नंबर के पलंग के पास जाकर करम सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, उठ भाइयों नाहर सिंह। स्लीपिंग डोज उसके हाथ में थी। कई मरीजों की शांति भंग हो गई, पर नाहर सिंह गहरी नींद सोया रहा। अब जाकर उसे नींद आई थी। नींद का झोंका आखिर सूली पर भी आ ही जाता है। वह तो बेचारा आराम से पड़ा है। आधे सोए से अर्जुन ने कहा, नहीं जी, दवाई तो देनी ही है, कौन खाएगा यह कल को? कहते हुए नाहर सिंह का कंधा हिलाकर करम सिंह और जोर से बोला, उठ भाइयों, सुनता नहीं? हड़बड़ाकर जख्मी जागा और तीव्र पीड़ा से फड़फड़ाने लगा। हो, ले पकड़, दवाई पी। करम सिंह ने हाथ बढ़ाया। ओए, नाना नींद खराब होती है। ले पकड़, पी ले, नींद की ही दवाई है यह। जबरदस्ती करम सिंह ने गिलास उसके मुंह से लगा दिया और नाहर ने आंखें मींचकर नींद आने की दवाई पी ली। वाह भाई वाह, यह भी खूब है। करम सिंह के चले जाने पर प्रोफेसर के मुंह से निकला। नींद से जगाकर नींद की दवाई देना हमारे देश में ही होता है। मैं कहता नहीं था सरदार जी, फटी सी आवाज में अर्जुन बोला। यही तो मैं चिल्लाता रहता हूं। बस एक बात मेरे बस में नहीं है, यदि मेरे बस में हो। और आगे अर्जुन वही कुछ कहने लगा जो वह बराबर कहता रहता था। धीरे से सरदार जी ने टोका, नहीं अर्जना, सभी ऐसे नहीं होते हैं। मैंने कहा, आप मान जाइए सरदार जी, आपको पता नहीं। नहीं अर्जना, नहीं। लो, आप मानते नहीं, पर मैं तो 100 की एक जानता हूं। झूठ हो तो पकड़ लीजिए, बस एक तरफ से गंडासा फिरने वाला है। अपने अपने पलंगों पर कई मरीज हंस पड़े। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।